गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये आज हमारा लेक्चर 5 है केमिकल काइनेटिक्स का। क्लास 12th का टॉपिक है फिज़िकल केमिस्ट्री और इसके टॉपिक है आज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, या आपको यहाँ से क्वेश्चन ये होगा कि आपको रेट कांस्टेंट का यूनिट पहचानना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका 2 तरीका, या तो इसको आप रट लीजिए या तो इसको आप समझ लीजिए। हम आपको समझा रहे हैं और कंक्लूजन लास्ट में बता दे रहे हैं। आपको जो करना है आप अपने हिसाब से करेंगे। वैसे मुझे जहाँ तक लगता है कि आप इतना इसको प्रैक्टिस कर लेंगे ना कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, सब ऑटोमेटिकली याद होता है। कभी कभी इसमें ना थोड़ा सा दिमाग लगाने का ज़रूरत है, थोड़ा सा कहाँ पे क्या करना है। बता दूंगा आपको क्या करना है, बिल्कुल बहुत आसान है ये। देखिए, रेट कांस्टेंट मतलब क्या होता है कि ये कहाँ से आता है, रेट कांस्टेंट कहाँ से आता है। देखिए, हम जानते हैं अगर मान लीजिए कोई रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं आपस में तो क्या बनाता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। मान लीजिए ए और बी रिएक्टेंट हैं, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट। तो हम क्या बताए थे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो 5-6 चीज़ों पर निर्भर करता है। कौन कौन चीज़ों पे भाई? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे निर्भर करता है, टेम्परेचर पे निर्भर करता है, प्रेशर पे निर्भर करता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे निर्भर करता है, फिजिकल नेचर पे, केमिकल नेचर पे करता है ना, कैटलिस्ट पे करता है। इस 6 चीज़ों पे करता है रेट ऑफ रिएक्शन, डिपेंड करता है ना। तो इसमें से एक इम्पॉर्टेंट है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो ए और बी दोनों रिएक्टेंट है तो इनके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी। ये इनटू में है, प्लस में नहीं है। ये क्या चीज़ में होता है, इनटू में होता है। अब एक्स और वाई कहाँ से आ गया पावर में, बताए थे ना कि ए पे भी डिपेंड कर रहा है और बी पे भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन ए पे कितना परसेंट डिपेंड कर रहा है और बी पे कितना परसेंट डिपेंड कर रहा है। जैसे हमने बोला कि मेरे 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा मेरा घर का 90% खर्चा उठाता है तो एक्स कितना हो गया, 0.9। वाई कितना हो गया, 10% उठाता है छोटा बेटा, कितना हो गया, 10% का 0.1। तो ये हो गया 0.9, ये हो गया 0.1। तो एक्स और वाई क्या रिप्रेजेंट करता है, हम जान रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन ए पे डिपेंड करेगा, लेकिन ए पर कितना डिपेंड करेगा तो वो एक्स डिपेंड करेगा। वाई बी रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट बी पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन रिएक्टेंट बी पर कितना डिपेंड करेगा तो वाई डिपेंड करेगा। ये एक्स और वाई कौन बताएगा, एक्सपेरिमेंट से आएगा, ठीक है। आप रिएक्शन को देख कर नहीं बता सकते हैं, ठीक है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए टू द पावर एक्स इंटू बी टू द पावर वाई। यहाँ तक मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा उसी को समझ में आएगा, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है। अब रेट ऑफ रिएक्शन को हमने शॉर्ट में लिख दिया रेट। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को आप हटाओगे तो इक्वल टू लगाओगे तो उसके बदले क्या लगाना पड़ेगा, एक कांस्टेंट के। ये के कहाँ से आया समझ में आया, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसी को बोलते हैं रेट कांस्टेंट। ये कहाँ से आया, जब हमने ये बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जब उस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो वहाँ से क्या आता है, के क्या है, रेट कांस्टेंट है। ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। हमको के का यूनिट निकालना है, तो जिसका यूनिट निकालना रहता है उसको हम एक साइड रखते हैं, बाकी चीज़ों को अनदर साइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमको के का यूनिट निकालना है बच्चों, तो के को यही रहने दिया। अब ये दोनों चीज़ें इधर मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में LHS में जाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो गया, ए टू द पावर एक्स इंटू बी टू द पावर वाई हो गया। बात समझ में आया यहाँ से, ये कैसे हुआ। सो रेट यही रह गया और ए टू द पावर एक्स और बी टू द पावर वाई यहाँ पर डिवाइड में चला गया। इसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया, ठीक है। अब आप जानते हैं, आपको बताए थे कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। जैसे हम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम लिखते हैं, उसी प्रकार रेट क्या एक तरह का स्पीड ही तो है। रेट ऑफ रिएक्शन, किस दर से, किस स्पीड से रिएक्शन हो रहा है। तो हम जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम लिखते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर रेट, स्पीड किसको डिनोट कर रहा है, रेट को। डिस्टेंस के बदले हमने क्या लिखा है, कंसंट्रेशन, और टाइम के बदले तो टाइम रहेगा ही। जिस प्रकार स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है, उसी प्रकार रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन बाई टाइम होता है। या हम इसको ये भी कह सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। समय के बदलते समय के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना बदल रहा है, उन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। और ए और बी क्या है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन है। ए क्या है, रिएक्टेंट है, तो ए टू द पावर एक्स एक रिएक्टेंट है ना,
तो ए टू द पावर एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, रिएक्टेंट टू द पावर एक्स, आर टू द पावर एक्स। क्यों लिख सकते हैं भाई, आर का मतलब रेट नहीं है, आर का मतलब रिएक्शन नहीं है, कैपिटल आर का मतलब होता है रिएक्टेंट। रेट लिखना होगा तो हम उसको लिखेंगे स्मॉल आर से। किसे लिखेंगे, रेट किससे लिखा जाता है, स्मॉल आर से। तो आर कैपिटल आर का मतलब है ये एक चूँकि रिएक्टेंट है तो आर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए को। अब ए का कंसंट्रेशन है मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है। उसी प्रकार बी भी एक रिएक्टेंट है तो बी के बदले भी लिख सकते हैं क्या, आर टू द पावर एक्स, ओ सॉरी बी टू द पावर वाई है, क्या है बी टू द पावर क्या है, वाई। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आर टू द पावर वाई हो जाएगा। नहीं समझ में आया, अरे भैया ए का पावर एक्स है, ए एक रिएक्टेंट है तो आर का पावर एक्स, बी का पावर वाई है, बी एक रिएक्टेंट है तो आर का पावर वाई कर दिए। अब यहाँ पर देखिए ए टू द पावर एक्स इंटू बी टू द पावर वाई है, तो ए टू द पावर एक्स इंटू बी टू द पावर वाई है। तो ए भी रिएक्टेंट है तो इसको लिखे आर टू द पावर एक्स, बी भी रिएक्टेंट तो उसको लिखे आर टू द पावर वाई। ये क्या लिखा हुआ है, आर टू द पावर वाई, ये क्या लिखा हुआ है, आर टू द पावर वाई, आर टू द पावर एक्स। अब आप जानते होंगे, बचपन में पढ़े होंगे कि ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर वाई, अगर बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई करने पर पावर क्या होता है, बोलो बच्चों, बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई करने पर पावर क्या होता है, ऑफ कोर्स ऐड होता है। तो यहाँ पर क्या है, आर टू द पावर एक्स, आर टू द पावर वाई, दोनों का बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इसके बदले क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पे ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर वाई इज इक्वल टू क्या होता है, ए टू द पावर एक्स प्लस वाई, होता है कि नहीं होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है, आर टू द पावर एक्स इंटू आर टू द पावर वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टू द पावर एक्स प्लस वाई। दोनों के बदले एक ही लिखेंगे और पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ये मैथ में पढ़ना है, थोड़ा सा बेसिक है, ये बचपन में पढ़ा होगा आप लोगों ने अलजेब्रा में। अब आर टू द पावर एक्स प्लस वाई, अब एक्स प्लस वाई को हम क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ाया है ना हमने लास्ट क्लास में। तो एक्स प्लस वाई क्या हो जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम एन से डिनोट करते हैं। अब ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है तो इसके बदले लिख सकते हैं क्या, कंसंट्रेशन, ये कौन का मतलब कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन टू द पावर एन। यानी हमको सीखने के लिए क्या मिला, ए टू द पावर एक्स इंटू बी टू द पावर वाई के बदले आप क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन टू द पावर एन लिख सकते हैं। और रेट के बदले क्या लिख सकते हैं आप, कंसंट्रेशन बाई टाइम लिख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से, अब इस क्वेश्चन 1 में के जगह पे के रहने दीजिए, रेट के बदले आप क्या लिख सकते हैं, इस रेट के बदले कंसंट्रेशन बाई टाइम। यहाँ पे रेट है तो वहाँ पे रेट के बदले हमने क्या लिख दिया, कंसंट्रेशन बाई टाइम लिख दिया। रेट के बदले हमने क्या लिख दिया, कंसंट्रेशन बाई टाइम। और फिर रेट के बदले तो हो गया कंसंट्रेशन बाई टाइम, और 1 बाई ए टू द पावर एक्स इंटू बी टू द पावर वाई का वैल्यू क्या आया, कंसंट्रेशन टू द पावर क्या आया, एन आया। तो ए टू द पावर एक्स इंटू बी टू द पावर वाई के बदले डिनोमिनेटर में था तो हमने डिनोमिनेटर में क्या लिख दिया, कंसंट्रेशन टू द पावर एन लिख दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, के इज इक्वल टू, ये रेट का बदले आया, रेट के बदले, और ये किसके आया, ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई के बदले क्या आ गया, डिनोमिनेटर में था तो डिनोमिनेटर पुट कर दिया। इसको हमने इक्वेशन 2 बोल दिया, जहाँ एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, अब देखिए हमको यूनिट निकालना है। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का पहले यूनिट निकालते हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का निकालना है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब एन का वैल्यू क्या हो गया, एन मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोल रहे हैं तो एन का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। तो फॉर इक्वेशन 2 यहाँ पर इस पावर में यहाँ पे एन का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। अब किसी भी चीज़ का पावर 0 करते हैं उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। चलिए यहाँ पुट कीजिए, के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन बाई टाइम। यहाँ पे कहीं एन दिख रहा है आपको इस इक्वेशन में, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कंसंट्रेशन का पावर एन, तो यहाँ पे एन का वैल्यू 0 पुट करना है। तो 0 पुट करेंगे तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, ओवरऑल 1/1 हो जाएगा ना, क्योंकि कंसंट्रेशन का पावर 0, इसका मतलब वैल्यू क्या हो गई 1, तो 1/1। यानी सिंपल क्या बच गया, के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन बाई टाइम बच गया। हमारे पास है ना भाई, के इक्वल टू कंसंट्रेशन बाई टाइम इंटू 1 बाई कंसंट्रेशन को पावर एन। एन का वैल्यू 0 है, क्यों 0 है एन का वैल्यू, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकाल रहे हैं, जिसका अगर फर्स्ट ऑर्डर का निकालते तो एन का वैल्यू यहाँ क्या पुट करते हैं 1, सेकंड ऑर्डर का निकालते तो क्या पुट करते हैं 2, थर्ड ऑर्डर का निकालते तो क्या पुट करते हैं 3, बस करते जाते हैं। किसी का भी निकालना हम निकाल सकते हैं, यही मेन फार्मूला है, मेन मसाला यही है, इससे आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, एन का पावर 0 पुट कर दिया हमने। अब किसी एक्स टू दी पावर 0 इक्वल टू 1, यानी कोई भी चीज़ का वैल्यू अगर पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, कंसंट्रेशन का पावर 0 वैल्यू क्या हो गया 1, तो 1/1, और यहाँ बच क्या गया, कंसंट्रेशन बाई टाइम। कौन का मतलब कंसंट्रेशन बाई टाइम। अब बताइए कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर।
कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। अगर सॉलिड लिक्विड है तो, गैस रहता है तो क्या लिखते हैं? एटीएम। तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर। और बाई में टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। ऐसा यूनिट पुट करना है। तो इसका यूनिट क्या हो गया? मोल पर लीटर तो था ही, और टाइम के बदले पर सेकेंड हो गया। यानी कि रेट कांस्टेंट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या निकल के आया? मोल पर लीटर पर सेकेंड। सिंपल है ये। मोल पर लीटर पर सेकेंड किसका रेट कांस्टेंट का यूनिट आया? जीरो ऑर्डर का। उसी प्रकार फर्स्ट ऑर्डर का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? फर्स्ट ऑर्डर का। तो फर्स्ट ऑर्डर का निकालेंगे तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ एन का वैल्यू क्या पुट करेंगे? 1। इसी क्वेश्चन टू में। उसी प्रकार सेकंड ऑर्डर का निकालेंगे तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। थर्ड ऑर्डर का निकालेंगे तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। पुट करते हैं, देखते हैं। अब भी आपके पास एक टॉपिक है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन का वैल्यू क्या हो गया? 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। आपके पास इक्वेशन 2 ये है, के इक्वल टू के क्या है? रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन बाई टाइम इंटू 1 बाई कंसंट्रेशन टू द पावर एन। अब एन का वैल्यू क्या पुट करना है? 1। तो ये वाला कंसंट्रेशन और ये वाला कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा ना। ये वाला कंसंट्रेशन इसका ही पावर 1 है, और ये वाला भी कंसंट्रेशन इसका ही पावर क्या है? 1 है। तो ये दोनों कंसंट्रेशन आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। तो बचेगा क्या? सिर्फ 1 बाई टाइम बचेगा। अब 1 बाई टाइम बचेगा। टाइम का यूनिट क्या होता है भाई? सेकेंड होता है। तो क्या बच गया? 1 बाई सेकेंड। यानी 1 बाई सेकेंड को लिख सकते हैं क्या? सेकेंड इनवर्स या एस इनवर्स। यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या आया भाई? ये के लिखा हुआ है, ठीक है। क्या आया भाई? तो सेकेंड। बहुत सिंपल है, सेकेंड इनवर्स है तो मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। मोल पर लीटर पर सेकेंड है तो मतलब ये क्या हो गया? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है। उसी प्रकार अगर हमको सेकेंड ऑर्डर का निकालना है तो फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन एन का वैल्यू क्या है? 2 करना है सेकेंड ऑर्डर में। तो इसी फार्मूला फिर से आपके पास यही है। इक्वेशन 2 ये था ना, तो इक्वेशन 2 में आपने क्या पुट कर दिया? इक्वेशन 2 में आपने पुट किया ना, एन का वैल्यू 2 पुट कर देना है। तो 2 पुट कर देंगे तो क्या होगा? एक कंसंट्रेशन से एक कंसंट्रेशन कैंसिल तो हो जाएगा, है ना। कंसंट्रेशन बाई टाइम इंटू 1 बाई कंसंट्रेशन का पावर 2। तो यहाँ 2 कंसंट्रेशन और यहाँ ऊपर में एक कंसंट्रेशन है, तो एक कंसंट्रेशन से एक कंसंट्रेशन कटेगा तो एक से एक कट गया। ये कंसंट्रेशन से ये इसका स्क्वायर कट गया ना। यहाँ क्या बचा? सिर्फ 1 बाई टाइम। यहाँ क्या बचा? यहाँ 2 कंसंट्रेशन था तो एक कैंसिल हो गया, तो एक कंसंट्रेशन तो बचा ना, तो 1 बाई कंसंट्रेशन। यानी यहाँ पे सारा टाइम भी डिनोमिनेटर में आ गया नीचे, और कंसंट्रेशन भी डिनोमिनेटर में आ गया। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। क्या होता है? मोल पर लीटर। अब लीटर तो मोल पर लीटर है, तो नीचे कहाँ लीटर कहाँ चला जाएगा? नीचे वाला लीटर ऊपर चला जाएगा। ऊपर क्या बचेगा? लीटर, और नीचे क्या रह जाएगा? सेकेंड इंटू मोल। इसका मतलब इन्वर्स में क्या क्या आ गया? सेकेंड इन्वर्स में आ जाएगा और मोल इन्वर्स में चला जाएगा। लीटर तो इन्वर्स में नहीं जाएगा ना, इसका क्या हो जाएगा? यूनिट लीटर, मोल इन्वर्स, सेकेंड इन्वर्स। तो के इज इक्वल टू क्या हो गया? मोल इन्वर्स लीटर सेकेंड इन्वर्स। इसी प्रकार थर्ड का निकालना है तो एन का वैल्यू 3 पुट कर दीजिएगा। तो यहाँ एक कंसंट्रेशन, यहाँ 3 कंसंट्रेशन, तो काटिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? स्क्वायर बचेगा ना। तो स्क्वायर मतलब क्या हो गया? देखो, अब मान लीजिए हमको थर्ड का निकालना है, तो थर्ड का निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा पावर में, एक से कटेगा 2 बचेगा, तो 2 बचेगा तो 2 का क्या हो जाएगा? मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर, लीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? लीटर इन्वर्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? लीटर इन्वर्स स्क्वायर हो जाएगा, मोल इन्वर्स स्क्वायर हो जाएगा, और सेकंड इन्वर्स रहेगा। लीटर इन्वर्स स्क्वायर, मोल इन्वर्स स्क्वायर, सेकंड इन्वर्स, ठीक है। थर्ड ऑर्डर इसका निकाल के देखिएगा आप लोग। इस प्रकार से सीबीएसई में यही पूछेगा। डेरिवेशन आपको नहीं करना है, ध्यान रखिए, आपको सिर्फ याद रखना है कंक्लूजन, और कंक्लूजन आपके पास ये है। अगर जीरो ऑर्डर का निकालते हैं तो जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट कितना आता है? मोल पर लीटर पर सेकंड। और गैसेस के लिए अगर रहेगा तो ये तो सॉलिड लिक्विड रिएक्टेंट के लिए, अगर गैस के लिए निकालना तो एटीएम। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, तो क्वेश्चन यहीं से रहता है बेसिकली, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सॉलिड और लिक्विड रिएक्टेंट के लिए। उसी प्रकार फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कितना होता है? सेकंड इनवर्स। सेकंड ऑर्डर का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। थर्ड ऑर्डर का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? लीटर इनवर्स स्क्वायर, ठीक है, मोल इनवर्स स्क्वायर और सेकंड इनवर्स। इन्वर्स ले जाना चाहिए, थर्ड ऑर्डर के लिए इन्वर्स क्यों जाएगा? नहीं जाएगा, लीटर स्क्वायर होगा, इन्वर्स नहीं जाएगा। ये इसको एक बार बना के देखिएगा आप लोग, ये फॉर्मूला बताए हैं। इन्वर्स क्यों जाएगा? लीटर तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है।
तो लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। इसको चेक कीजिएगा इसको एक बार, यहाँ पे भी स्क्वायर इनवर्स नहीं रह जाएगा। हाँ ये तो इन्वर्स रहेगा, ये इन्वर्स रहेगा क्योंकि मोल इन्वर्स में है। अब आप मान लीजिए आपको क्वेश्चन यहाँ से कैसा रहेगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कैसा है अभी तक जो हम पढ़े, अब यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आएगा, 1 मार्क्स क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आएगा। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको आइडेंटिफाई करना है। आपको दिया है रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। आपको पहचानना है कि ये किस ऑर्डर का रिएक्शन है। देखिए जीरो ऑर्डर का तो नहीं है, क्योंकि जीरो ऑर्डर का होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो जीरो का नहीं है। सेकेंड इनवर्स किसका होता है, फर्स्ट का, सबसे सिंपल होता है। इसका मतलब ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो क्या लिख देना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिख देंगे और ये हो जाएगा आपका आंसर। उसी प्रकार मान लीजिए आपको क्या करना है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया है B, K इज इक्वल टू 2.3 × 10⁻⁵ मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। अब मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स किसका यूनिट होता है, सेकेंड ऑर्डर का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, लीटर इनवर्स स्क्वायर मोल इनवर्स स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। जाहिर सी बात है किसका लग रहा है, थर्ड का लग रहा है, ठीक है। स्क्वायर आ गया मतलब क्या हो गया, थर्ड का हो गया ना, तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। एक बार इन्वर्स वाला चेक कर लीजिएगा, आप लोग खुद से डिराइव करके देखिएगा। मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि यहाँ पे इन्वर्स नहीं आना चाहिए, ठीक है। थर्ड ऑर्डर का वैसे बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। थर्ड ऑर्डर का बुक में नहीं दिया है, शायद टेबल में दिया होगा, बट ऐसे डिराइव करके बुक में नहीं दिया हुआ है। तो आप लोग खुद से डिराइव करेंगे, उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। जिनको नहीं समझ में आया रिपीट करके एक बार देखेंगे। अब मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आ गया, जैक में क्वेश्चन ऐसा आएगा, डेफिनेशन भी रहता है कभी कभी। डिफाइन रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट को डिफाइन कीजिए। और बच्चे बहुत सिंपल से डेफिनेशन को, जब भी कभी किसी कांस्टेंट को डिफाइन करना आता है ना, जैसे यूबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, यही सब डेफिनेशन पूछता है फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी। और बच्चे ये वाला नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कांस्टेंट पूछता है उनको रटना पड़ता है। रटना नहीं है, रटेंगे तो नहीं लिख पाएंगे आप। या इसी को रेट, CBSE में यही क्वेश्चन कैसे पूछेगा, डिफाइन अ स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। जब भी कभी स्पेसिफिक लग जाए तो समझिएगा यूनिटी की बात हो जा रही है। जब कुछ न कुछ चीज़ यूनिटी है, यूनिटी मतलब एक है, इसका मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, जब वैसा रिएक्शन, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 1 हो, मतलब 1 मोल पर लीटर हो, और उस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, मतलब वो रिएक्शन, मतलब वैसा, जैसे मान लो तो देखो यहाँ पे मान लीजिए A + B कोई रिएक्टेंट है और ये क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। A + B रिएक्टेंट है और कोई क्या बना रहा है, कोई प्रोडक्ट बना रहा है। तो हम जानते क्या हैं, क्या जानते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, A का पावर x होता है, B का पावर y होता है ना जी। रेट किस पे डिपेंड करता है। और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो क्या डालते हैं, कांस्टेंट K, A का पावर x, B का पावर y, होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट बाई A का पावर x, B का पावर y। अब बताइए K जो है, ये K रेट के बराबर कब होगा, ये K इज इक्वल टू रेट कब होगा, सो बताओ। जब A⁴ x और B⁴ y का, इसका जो डिनोमिनेटर है, इसका वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। इसका वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। जब डिनोमिनेटर का वैल्यू 1 होगा तभी तो K इज इक्वल टू रेट हो जाएगा ना, रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब रेट कांस्टेंट, ये K है, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर कब होगा, जब किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाए, यूनिटी हो जाए। तो वही तो समझा रहे हैं। वैसा कोई रिएक्शन केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यूनिटी हो, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यूनिटी हो, और तब ये जिस रेट ऑफ रिएक्शन से ये रिएक्शन हो रहा होगा, उसी रेट ऑफ रिएक्शन को हम रेट कांस्टेंट बोलेंगे। उसी रेट ऑफ रिएक्शन को हम रेट कांस्टेंट बोलेंगे। वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यूनिटी हो, और तब उस रिएक्शन जो जितना स्पीड से हो रहा हो, उस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, उसी को हम रेट कांस्टेंट कहते हैं। देखिए ना, इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन, इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन in which the concentration of each of the reactant is unity। हमारे पास क्या होता है, K इज इक्वल टू रेट A⁴x B⁴y, जहाँ A + B से मान ली प्रोडक्ट बन रहा है। अब K इज इक्वल टू रेट कब होगा,
रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के कब होगा, जब नीचे वाला 1 हो जाएगा, यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे ही रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 1 होगा वैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। तो रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन कब बोलेंगे, रेट कांस्टेंट डिफाइन करना है, तो रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू दैट रेट ऑफ रिएक्शन, rate of that chemical reaction in which the concentration of reacting species is unity. What is, ये पूछ रहा है, ये क्या है, इसको डिफाइन करने बोल रहा है। तो रेट कांस्टेंट क्या है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है ना, रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इज यूनिटी। बस यही तो है भाई, इसी को हम स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। स्पेसिफिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा रेट ऑफ रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यूनिटी हो। स्पेसिफिक का मतलब यूनिटी होता है, 1 होता है, किसी पर यूनिटी पे ही डिफाइंड होता है, वैसा डेफिनेशन को में स्पेसिफिक लग जाता है। ठीक है, मैं समझता हूँ क्लास आपको समझ में थोड़ा बहुत आज जरूर आया होगा। इसको और बेहतर तरीके से एक बार पॉज कर करके अच्छे से समझ के लिख के अगर अभ्यास करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। आपका असाइनमेंट है कि आप एक बार थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट अपने से निकालेंगे इक्वेशन 2 के आधार पर जो आपको बताया गया था। यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपको होमवर्क दिया जा रहा है, उसको कमेंट कीजिएगा आप चेक करके, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है। ये इक्वेशन 2 है, इसमें आपको n का वैल्यू 3 पुट करना है और कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर पुट कीजिएगा, टाइम का सेकंड कीजिएगा। ठीक है, अरे मैं खुद कर दूंगा, हाथ कहावत है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या समथिंग लाइक दैट। तो उसके आधार पर आप इसको ये करेंगे, n का वैल्यू पुट कीजिएगा, आपको आंसर मिलेगा, उसको आप मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट 1 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन बेसिकली कहाँ से रहेगा, आपको कुछ समझ में अगर नहीं आ रहा है तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये वैल्यूज याद रखना है, 0 ऑर्डर फर्स्ट ये वाला याद रखना है, यहाँ से 1 मार्क्स क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, ये कंक्लूजन है।